पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ बेटा। कल जो हमारा टॉपिक था, ये वाला टॉपिक था, उसका नाम था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आपको वो चीज कैलकुलेट करनी नहीं आती है तो बेटा आप दो जगह से पीछे रह जाएंगे। पहली चीज तो वहां पीछे रह जाएंगे जहां पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट पेड का फिगर रिक्वायरमेंट होगा, और दूसरी जगह वहां पीछे रह जाएंगे जहां पर आपको इन्वेस्टिंग सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जहां पर अपन को इंटरेस्ट पेड का अपन को रिक्वायरमेंट होगा। ये आपको पता है। देखो ये चीज मैं आपको बताया था कल लास्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग कल हमने थोड़ा सा डिटेल से समझा था। केवल ध्यान ये रखना है बेटा, उसमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी वो मैंने बताई थी आपको। एक चीज तो कि अगर मान लीजिए आपकी बोरोइंग में कुछ चेंजेस होते हैं या ना भी होते हैं, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन नहीं है, तो आपको हमेशा जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो उसके ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। एक एग्जांपल यहीं पे वापस से देके बता देता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा देके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए डिबेंचर दे रखे हैं 12%, और 2020 का भी दे रखा है, 2021 का भी दे रखा है। 2020 में दे रखा है 1 लाख, और 2021 में दे रखा है 1,50,000। लेकिन इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको भी पता चल रहा है कि 50,000 क्या हुए, एडिशनल इश्यू हुए बेटा। ये एडिशनल जो डिबेंचर इश्यू हुए हैं, इसका हमें डेट पता है क्या बेटा? तो नहीं पता है। और अगर डेट पता नहीं होता तो सिचुएशन हमें क्या करना होता है, हमें ये अज्यूम करना होता है कि ये जो 50,000 के जो एडिशनल डिबेंचर इश्यू हुए होंगे वो 31 मार्च 2021 को ही हुए होंगे, मतलब ये एंडिंग में इश्यू हुए होंगे। ये हमें अज्यूम करना पड़ता है। इस सिचुएशन में क्या 50,000 के अलग से इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट है क्या? सर नहीं है। आपने बताया था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमें जनरली ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये मैंने कल आपको समझाया था। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती बेटा तो जनरली क्या करना है आपको, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना है। बच्चे पूछते हैं कि सर ये 50,000 जो बाद में और इश्यू हुए उसके ऊपर क्यों नहीं देते हैं हम इंटरेस्ट, या उसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हैं? तो उसका रीजन मैंने बता दिया है कि हम ये अज्यूम करते हैं बेटा कि हमने ये डिबेंचर जो इश्यू किए होंगे वो एट द एंड ऑफ द ईयर किए होंगे। और मान लीजिए यही गलत चीज उल्टा लिखा हुआ आ गया होता कि जो 50,000 के जो एडिशनल डिबेंचर इश्यू हुए हैं वो मान लीजिए बिगिनिंग में हुए। कब हुए बेटा? बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल 2020 को ही हुए। तो बिगिनिंग में हुए होंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 1 लाख पे भी करना पड़ेगा और 50 पे भी करना पड़ेगा, मतलब वो 150 पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कल वाली चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई थी क्या बेटा? अभी क्वेश्चन करना चाहते हैं हम। आखिर क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। क्योंकि ऐसे तो समझ में सारी चीजें आ गई। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन करनी बताई थी आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लेकिन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हो सकते हैं। आपने घर पे अपनी इच्छा से की हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने क्लास में नहीं करवाया। फिर आपको मैंने बताया बेटा कि सारे नॉन कैश आइटम मैंने जो एडजस्टमेंट करना बताया है, उसके बाद में जो हमारा प्रॉफिट निकलता आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर बताया तो है। ये सब करने के बाद में हमारे पास जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और उसके बाद में हम वर्किंग कैपिटल के ट्रीटमेंट करते हैं। वर्किंग कैपिटल के ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था। वर्किंग कैपिटल के ट्रीटमेंट में ये होता है कि जितनी भी करंट एसेट्स होती है और जितनी भी करंट लायबिलिटीज होती है, करंट एसेट्स में किसको छोड़ना है? सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ना, आपने बताया था। क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमारा आंसर है, वहीं से तो उसका डिफरेंस तो हमारा आंसर होगा, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देंगे। सर क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है? सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर एक तो कैश, बैंक बैलेंस, उसके बाद में हमने आपको बताया था मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अरे कुछ याद आ रहा है क्या? ये सब चीजें हमने वहां पर बताई थी। और करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी का पार्ट होता है बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, तो ध्यान रखना। अब उसके बाद में इनका इनको छोड़ते हुए बाकी करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट करना है। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो बताइए फिगर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो सर आपने बताया था माइनस में आएगा। और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो फिगर प्लस में आता है, वो हमने पहले ही एडजस्टमेंट कर दिए थे बेटा। सेम इसका रिवर्स होगा करंट लायबिलिटीज का, लेकिन करंट लायबिलिटीज में एक चीज को छोड़ना होता है और वो चीज होती है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट मानते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने बोला था कि आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो हम किस एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं बेटा? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट समझते हैं, इसकी वजह से उसको भी छोड़ना पड़ता है।
बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? तो हम क्वेश्चन करते थोड़े से, आपको और थोड़ा पता चलेगा। पहले छोटे क्वेश्चन, बाद में धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन। यस सर। अरे सभी बच्चों की यही इच्छा है कि कुछ पहले वाले में कुछ समझना है कि सर ये टफ लगा, एक बार वापस समझा दीजिए। एक दो बच्चों ने क्लास बीच में लेफ्ट किए, हो सकता है कुछ कारण से किए, हो सकता है जानबूझ के किए, बोले अब अटेंडेंस तो होगी, अब कैसे करेंगे। अविराज ने भी लेफ्ट किया है और शायद शुभम ने भी लेफ्ट किया है। तो अगर ये नहीं आते तो मेरे को बताना यार, ताकि उनकी अब्सेंट करनी पड़ेगी, ऐसे पर्सन कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा, पॉइंट के ऊपर आते हैं सारे। सबसे पहला जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो बताऊंगा कि आपको इसके क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं उसमें हम कुछ चीजें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, धीरे धीरे सब सीखेंगे, वापस से सीख लेंगे। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन में लेने वाले हैं। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर हमारे एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाए। आपके पास बुक होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको बुक में भी दिखेगा। मैंने एक बार सारे इलिस्ट्रेशन लिए, अभी तक जितने भी लिए बेटा, सारे क्या लिए, इलिस्ट्रेशन लिए। इसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा बेटा। इलिस्ट्रेशन लेने का भी रीजन है, और अगर इलिस्ट्रेशन लिए हैं तो कौन सा इलिस्ट्रेशन है आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 15 लिया मैंने, और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो अपन ट्राई करेंगे। यहां पर सारे बच्चों से हम ट्राई करवाएंगे कि क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो पहले पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, दिख तो रहा है आपको सारों को स्क्रीन पे। यस सर। अभी नहीं दिख रहा हो तो फिर आपके पास बुक होनी चाहिए, फिर दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग या फॉलोइंग इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द केबीसी लिमिटेड। इसमें आपको एक तो दे रखा है बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर सरप्लस दे रखा है, और एक डिविडेंड पेबल दे रखा है। नीचे कुछ लिखा हुआ बेटा कि प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21 3 लाख एंड 350 रेस्पेक्टिवली, prepare the notes to account या notes to show net profit before tax and extraordinary items। अरे ये चीज आपको दिखी क्या बेटा? अब मेरी स्क्रीन पे तो दिख रही है कि नहीं दिख रही वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन अगर आपके पास बुक हो तो आप अपना एग्जाम्पल खोल सकते हैं बेटा, बुक में भी है ये। अरे दिख रहा है क्या बेटा? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए शुरू कर रहे हैं। अरे कोई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताएगा क्या? सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं बेटा। क्या पूछा वो पहले देखिए। सबसे पहले ये चीजें दे रखी है, उससे हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। और हमें पूछा है प्रीपेड द नोट्स टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये निकालना है कि निकालना है बेटा? अरे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? शुरू करना पड़ता है बेटा वर्किंग नोट। बोले हाँ सर बताया था आपने। और वर्किंग नोट जब शुरू करना होता है तो उस वर्किंग नोट का नाम लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये सबसे पहला वाला वर्किंग नोट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले यस सर। ये आपने बताया था हमें सबसे पहले वर्किंग नोट। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से होगी आपको पता होगा शायद। हम शुरुआत करते थे बेटा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, कुछ याद है क्या? अरे प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से स्टार्ट करते थे। आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो दिख रही है? चलिए बहुत अच्छा, और आवाज भी आ रही होगी ये हम उम्मीद करते हैं। अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आपको हाथों हाथ बोलना है, क्योंकि मैं उस स्क्रीन पे पढ़ा रहा होता हूँ और आपके कोई चैट बॉक्स है वगैरह मैं नहीं पढ़ पाता हूँ बेटा। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कुछ हो तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है बेटा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, यहां से शुरुआत होती है। बोले यस सर। कोई बच्चा बता सकता है कि इस बार प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन को देख के?
यहां पर हमें दे रखा है बेटा बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है बेटा। कोई बता सकता है यहां पर बिगिनिंग में कितना था? बोले सर 5 लाख था। और उसके बाद में 2021 में एंडिंग में कितना है? तो बोलिए 8 लाख है। आप बताइए मेरे को कि मेरे को प्रॉफिट में कितना लिखना चाहिए, बताइए आप लोग। 3 lakhs, sir. वेरी गुड। ये यहां पर 8 लाख है, 3 लाख सर। यहां पर 5 लाख है बेटा। तो अपन को 8 लाख और 5 लाख का डिफरेंस निकालना होता है। लेकिन ये भी मत सोचो कि ये माइनस में आएगा, अरे ये प्लस में आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग है। 2020 क्या है? ओपनिंग है। और 2021 क्या है? क्लोजिंग है। तो बस बहुत सिंपल सा है। ओपनिंग में जो है वो है 5 लाख और क्लोजिंग में जो है वो है 8 लाख। तो देखिए बेटा, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू माय बैलेंस शीट तो वो है 3 लाख, बोलिए सर इसमें कितने एडजस्टमेंट करते थे बेटा? तो हमने बताया था आपको 4 एडजस्टमेंट करने होते हैं। ऐड करेंगे हम। पहला, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस मेड को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, मेड ड्यूरिंग द ईयर। पहली चीज तो ये थी। सेकंड, प्रपोज डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये सब ऐड ही है बेटा, ये ऐड के अंदर चारों पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये प्रपोज डिविडेंड है। उसके बाद में एक पॉइंट और लिखवाया था, इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। बोले यस सर। और उसके बाद में एक और पॉइंट बताया था लास्ट, वो बताया था ट्रांसफर टू रिजर्व। अरे बताया थे कि ऐसा कुछ पॉइंट? Yes, sir. तो बस ये हम आपको इसलिए वापस लिखे हैं ताकि ये सारी चीजें आपके रिवाइज हो जाए। बाकी मैंने कोई जानबूझ के या कोई शौक से नहीं लिखे हैं। सबको पता है ये सारी क्वेश्चन अपने, सारी जो नोट्स हैं ये अपनी कॉपी में बने हुए भी होंगे और आपने उतारे भी होंगे अपनी कॉपी के अंदर, लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहां पर सारी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, फिर भी मैंने लिखे है ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि ये चीजें आती है इसके अंदर। अब बेटा ये तो आपने लिख लिया यहां पर, कलर थोड़ा वापस चेंज कर देता हूं, दिखेगा आपको। ये तो आपने देखो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, ये तो आपने लिख लिया है। लेकिन सर एक पॉइंट दे रखा डिविडेंड पेबल, जो पहले था कुछ भी नहीं, मतलब पहले तो 0 था, उसके बाद में 30,000। इसका क्या करना है बेटा? इसका यहां पर कोई रोल नहीं है, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि डिविडेंड पेबल होगा तो ये बताइए कौन से हेड में दे रखा होगा? आप सोचिए। करंट लायबिलिटीज हेड में दे रखा होगा मेरे हिसाब से। डिविडेंड पेबल मतलब ऐसा होता है कि जो डिविडेंड देना था लेकिन वो देने से रह गया, दैट इज डिविडेंड पेबल। मतलब उसको पे करना था लेकिन हमने पे नहीं किया, दैट इज पेबल। बोले हाँ सर। अब बेटा बताता हूं मैं आपको वापस से चीजें, वहीं पे लेके आता हूं। सबसे पहली जो चीज दे रखी है वो दे रखी है यहां पर, डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21। मतलब ये ओपनिंग का है बेटा, मतलब ये बोल सकता है ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का है। बोले यस सर। 2020 का जो है वो तो क्या होगा बेटा? प्रीवियस ईयर का। और 2021 का जो होगा वो कौन सा होगा? तो करेंट ईयर का होगा। हमें 2020 का तो दे रखा 3 लाख और 2021 का दे रखा 3,50,000। बोले यस सर। बोले बिल्कुल दे रखा है। मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड के लिए एक लाइन बताई थी बेटा कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन से ईयर का आता है? बताइए आप। Previous year. प्रीवियस ईयर सर। सभी को बता रखा है बेटा, किसी को डाउट हो तो देख सकता है। सभी को प्रीवियस ईयर ही लेना है यहां पर। प्रपोज डिविडेंड में मेड चाहिए, मतलब हमेशा प्रीवियस ईयर का, कुछ भी नहीं देखना, आपको आंख बंद करके प्रीवियस ईयर का लेना है। तो बताइए प्रीवियस ईयर का कितना है? 3 लाख। Yes, sir. अरे प्रीवियस ईयर का कितना है बेटा? 3 lakh. वेरी गुड। तो हम बताएं यहां पर कुछ है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कुछ है क्या? ये भी नहीं है। प्रपोज डिविडेंड है क्या? बोले बिल्कुल है सर। कितना है? तो प्रपोज डिविडेंड जो हमारे को दे रखा है वो दे रखा है बेटा 3 लाख रुपीस। बोले यस सर। क्या इंट्रीम डिविडेंड कुछ है क्या? और मैंने बताया था इंट्रीम डिविडेंड कहां मिलता है आपको, तो वो भी केवल और केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलता है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इंट्रीम डिविडेंड भी कुछ भी नहीं है और ट्रांसफर टू रिजर्व भी कुछ भी नहीं है। ये तीनों कुछ भी नहीं होने की वजह से एक ही चीज है हमारे पास, और वो है बेटा प्रपोज डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड कितना है? 3 लाख रुपीस है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? इसको ऐड कर देंगे। बोले हाँ सर।
तो जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जब इसका जो फिगर निकल के आएगा वही हम जो निकालना चाहते थे वो निकल के आ जाएगा। यहां पर हमने इस प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट के अंदर ये फिगर ऐड किया तो मेरे पास आया होगा 6 लाख रुपीस। बोले यस सर। इसको क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर इसके लिए क्वेश्चन कराया है, ये तो हमें भी आता था। बिल्कुल ये आपको आता था बेटा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसकी वजह से मैंने करवाया। देखिए क्या कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो ये डिविडेंड पेबल, एक तो कौन सा पॉइंट है ये डिविडेंड पेबल। बोले अच्छा सर डिविडेंड पेबल का मतलब समझे नहीं। अरे डिविडेंड पेबल का मतलब डिविडेंड पे तो करना था लेकिन पे नहीं किया है। आप केवल ये बता दीजिए कि इस एडजस्टमेंट में अंदर जो मैंने प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड जो ऐड किया वो कितना ऐड किया बेटा? 3 लाख। और मैंने आपको बताया था प्रपोज डिविडेंड जो पे किया होगा या प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो एक और एक्टिविटी के अंदर आता है। अगर आपको याद होगा तो आप बताएंगे मेरे को, शायद फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रपोज डिविडेंड एक और एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, वो बनेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। क्योंकि प्रपोज डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है? तो शेयर के ऊपर दिया जाता है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो। तो प्रपोज डिविडेंड इज आल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर अपन ये देखते हैं कि हमारे पास कितना कैश गया, तो हम उसको माइनस में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बेटा? अरे प्रपोज डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ये एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश सॉरी अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेक्स्ट आइटम में ऐड करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या करते हैं? लेस करते हैं। लेकिन जब आप यहां तो अपन को बोला नहीं है बेटा कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, यहां पर तो अपन को क्या बोला था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो सर यहां पर तो हमने बना दिया, ये हमारा आंसर है। ये क्या है हमारा आंसर? लेकिन आप जो बता रहे हैं वो इसका क्या करना है सर? ये 30,000 का कहां लिखेंगे? अरे ये 30,000 कहीं नहीं आएगा बेटा। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आप जब डिविडेंड पेड लिखेंगे या फिर प्रपोज डिविडेंड पेड लिखेंगे कि आप प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो आप 3 लाख नहीं लिख सकते बेटा। इस सिचुएशन में 270 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा उसका भी मैं रीजन आपको समझा देता हूं कि प्रपोज डिविडेंड जनरली 3 लाख ही जाता, जो यहां पर लिखा हुआ वो का वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता। लेकिन यहां पर ये डिविडेंड पेबल अगर नहीं होता तो ये डिविडेंड पेबल 30,000 होने की वजह से इसका मतलब आपका प्रपोज डिविडेंड बना कितना था? 3 लाख बना था, लेकिन आप उसमें से 30,000 पे नहीं कर पाए हो, इसीलिए तो ये पेबल में आया है। तो आप बताइए कि यहां पर हम आपको डिविडेंड कितना पे कर पाए होंगे? तो आप डिविडेंड पे कर पाए होंगे 2,70,000। मतलब 30,000 मैंने अभी तक पे नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन में मैं ये सिखाना चाहता हूं बेटा कि इस पेबल का मीनिंग ये होता है कि पेबल का जो रिलेशन होता है वो फाइनेंसिंग से होता है। सर अगर ये लिखा हुआ नहीं आता तो क्या है? यहां पर प्रपोज डिविडेंड कितना मेड हुआ? 3 लाख। फाइनेंसिंग में भी पेड होता वो कितना होता? 3 लाख। कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत केवल इसकी है जब डिविडेंड पेबल है तो इसका मतलब आपने डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया होगा। इसकी वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जब आप डिविडेंड पेड लिखते हो तो गलती से 3 लाख मत लिखना, आपको 2,70,000 लिखना है। इसका रीजन ये है कि अभी तक जितना डिविडेंड पे करना था उसमें से 30,000 की अभी भी हमारे पास लायबिलिटीज है, मतलब उसको हमने पे नहीं किया है। चलिए ये इतनी बात बताई वो आपको उसमें ये इसका सॉल्यूशन है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बहुत इजी काम है। ये जो हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, किसी को दिक्कत हो तो बताइए। केवल हमें जो बोला गया वो ऐड करना है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है। मैंने आपको 4 चीजें बता रखी है, वापस से बोल के बताता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स आए तो आप क्या कर दीजिए? लेजर बना दीजिए बेटा। प्रीवियस ईयर का जो होगा वो तो पेड होगा और जो करंट ईयर का जो होगा वो मेड होगा। मैंने आपको बता रखा है, वो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स का सिस्टम आपको पता है। प्रपोज डिविडेंड का क्या सिस्टम होता है बेटा? तो प्रीवियस ईयर का सर हमें लेना आपने बता रखा है। इंटरिम डिविडेंड का क्या सिस्टम होता है? सर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा तो हमें लेना ही लेना है यहां पर। और उसके बाद में एक ट्रांसफर टू रिजर्व बताया था, वो भी बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको क्या करना है? डिफरेंस चेक करना है। कुछ जर्नल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, अगर उसमें रिजर्व कुछ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसका ट्रीटमेंट करना होता है। अरे यहां तक क्लियर है क्या? मैं आगे वाला क्वेश्चन लूं क्या बेटा? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा, बिल्कुल। कोई ऐसा कोई ये नहीं कि मेरे को दिमाग में क्वेश्चन है सर और कुछ इसमें हो सकता है क्या पॉइंट, और कुछ इस क्वेश्चन में 6 लाख ही आंसर है, कुछ और है, कोई बता सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो पूछ सकता है। पेज नंबर बताओगे आपको? ये इलस्ट्रेशन कहां पर है जो? अरे पेज नंबर बताओ क्या बेटा?
मेरे पास जो बुक होगी, 1 मिनट सेकंड रुकना आप, मैं इसको खोल देता हूं। इलिस्ट्रेशन नंबर 15, मेरे पास जो बुक है वो पेज नंबर 5.17 पे है। अगर आपके पास शायद 2021 का अगर एडिशन होगा तो आपके भी 5.17 पे होगा, इलिस्ट्रेशन नंबर 15। अरे मैं आगे चलूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चों को तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फिर आगे चलता हूं। चलिए सर, चलते फिर आगे। अगर किसी को समस्या होगी तो वो खुद बोल के बताएगा। ये मेरा पहले स्क्रीन का काम पूरा हो गया। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, इलिस्ट्रेशन नंबर 16। अरे क्यों समझा रहा हूं वो भी समझते रहना बेटा, बहुत रीजन है इसके समझाने के। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर आप कर लेते हैं तो आप जब बड़े क्वेश्चन करोगे तो उनमें कोई समस्या नहीं आएगी, अदरवाइज समस्या आ सकती है। बोला अच्छा यू है क्या सर? हाँ, क्वेश्चन अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसमें भी हमें वही करना है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिख रहा है क्या हमारी स्क्रीन पे? वही काम करना है जो अभी तक आपने किया था। बोला ठीक है सर। क्या आप लोग मेरे को थोड़ा इसका बताएंगे? क्या मैं जिससे पूछूं वो बताएगा क्या क्या होगा जो क्या नहीं होगा? आगे का ट्रीटमेंट पूछूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? यूं नहीं कि जैसे ही पूछूं वैसे आपका नेटवर्क इश्यू हो जाए। बहुत टेंशन होती है मेरे को यार, Yes, क्योंकि sir. बहुत सारे बच्चों का नेट, हाँ क्योंकि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है बोले सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, पहले ही पूछ लेता हूं आपसे, आप बोलो तो पूछूं और आप बोलो तो डायरेक्ट मैं करवा देता हूँ। देखिए बेटा, इस स्लाइड पे थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है मेरे को लगता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ओके चलेगा, कर दें यहीं पर, कोशिश करते हैं यहीं पर कर देते हैं बेटा। सीधा अपन शुरू करते हैं। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करनी है। कोई बच्चा बता सकता है बेटा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करनी है? ये मान लीजिए ये हमारा यहां से शुरू हो गया है और सबसे पहले हम जो प्रॉफिट लिखते हैं वो कहां से लिखते हैं? तो हम शुरुआत करते हैं बेटा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे करते हैं क्या प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट? मेरे को कोई बता सकता है बेटा कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर, इस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस दे रखा है एंड डिविडेंड पेबल दे रखा है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। कोई बच्चा बता सकता है सर इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है? इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ जो भी है, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट किसी बच्चे को अगर दिख रहा है, अगर मैं किसी से पूछूं, क्या अजय बता सकता है क्या मेरे को कि सर इतना इस बार आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हुआ है? अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो, और नहीं दिखी अगर आपके पास तो बुक है, तो बुक के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 16 5.18 के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, क्या अजय बता सकता है कि सर इतना बैलेंस शीट के हिसाब से प्रॉफिट है? अगर आप सुन पा रहे हैं अजय तो, अजय मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. बहुत अच्छा। क्या बेटा इसमें थर्ड पॉइंट के हिसाब से आप मेरे को प्रॉफिट बता सकते हैं? बहुत इजी पूछा है, कोई हार्ड नहीं पूछा है। कितना प्रॉफिट होगा बेटा? 2 lakh. वेरी गुड, सीधा आंसर अजय ने बताया है और कोई मिस्टेक नहीं, सीधा राइट आंसर है, ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा नहीं। बिगिनिंग में प्रॉफिट कितना था? 250। बिगिनिंग में प्रॉफिट कितना था बेटा? 250। उसके बाद में एंडिंग में प्रॉफिट कितना हो गया है? 450। बताइए कितने रुपए का आपने इस साल प्रॉफिट कमाया होगा? ये बैलेंस है, प्रॉफिट का बैलेंस 2020 में तो था 250 और उसके बाद में जो बैलेंस हो गया है वो 450 हुआ है। क्या 2 लाख से इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ सर। कोई दिक्कत नहीं हमें इसमें तो, और किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट करने के बाद में इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और कुछ पॉइंट ऐड करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब मैं सारे पॉइंट तो नहीं लिखूंगा, जो होगा वही लिखूंगा बेटा। अब बताइए क्या प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं दिख रहा है क्या बेटा? मेरे हिसाब से प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। अरे प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं है क्या? मेरे हिसाब से नहीं है, आप बोलो तो मैं लिख लेता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, मतलब यहां पर नहीं है। उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, प्रपोज डिविडेंड पिछली बार जैसा ही क्वेश्चन है। और एक है इंट्रीम डिविडेंड।
इंटरिम डिविडेंड, और एक होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, लेकिन वो यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेता हूं। एक होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, बिल्कुल सर यही होता है। अब आप हमें ये बताइए बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर कई पॉइंट में नहीं दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। एक तो दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, बोले यस सर, ये दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। एक दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप बताइए, जर्नली बताइए मेरे को कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जर्नली कहां की एक्टिविटी का पार्ट है, ये अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है जनरली, लेकिन इसके ऊपर जो डिविडेंड होता है वो हमें समझना पड़ेगा। ये पॉइंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और डिविडेंड पेबल का मैं आपको पॉइंट समझा चुका हूं। डिविडेंड पेबल का मतलब ये होता है कि जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जब डिविडेंड पे करें, तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ये प्रपोज डिविडेंड ऐड करते हैं उसमें से ये माइनस कर देना, क्योंकि ये अभी तक पे नहीं हुआ है। और ये पे नहीं हुआ है इसका मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पे नहीं हुआ है, इसका मतलब आप फाइनेंसिंग में कैश का आउटफ्लो नहीं दिखा सकते हैं। देखिए बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है और ट्रांसफर टू रिजर्व है। ये चार चीजें हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। देखो, इसका मैं आपको पॉइंट समझा चुका हूं कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर काम आ जाएगा, लेकिन यहां पढ़िए बेटा, यहां पढ़िए प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर on 31st March 2020 and 21 rupees 1,50,000 and 1 lakh respectively। आप खाली इतना बता दीजिए बेटा कि इस लाइन को पढ़ के अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को यहां पर प्रपोज डिविडेंड में कितना लिखना चाहिए, 150 लिखना चाहिए या 1 लाख लिखना चाहिए, ये आप मेरे को कोई बताए तो बता सकता तो बताइए। आपको पता है, मैंने बता रखा है इसका प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट, करंट ईयर का लेना होता है या प्रीवियस ईयर का लेना होता है, मैंने आपको बता दिया, अभी जस्ट बताया। प्रीवियस ईयर सर 150। प्रीवियस ईयर का लेना होता है, बहुत अच्छा बताया आपने, 1,50,000 इसका आंसर 150 सर। बिल्कुल बेटा, लेकिन देखिए इस बार मैं जो 150 लिखूंगा उससे काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ और आएगा, उसका रीजन आपको समझाऊंगा मैं थोड़ी टाइम बाद में। इससे नीचे एक पॉइंट पे आता हूं, इससे नीचे पॉइंट लिखा हुआ एन इंटरिम डिविडेंड ऑन 50,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन 31 दिसंबर, उससे कोई मतलब नहीं है। बताइए इंटरिम डिविडेंड 50,000 पे हुआ कि नहीं हुआ है, बोले हुआ है सर, यस तो ये सर। भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी नहीं था, और ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है सर। मैं यहां पर आपने ये प्लस लगाया, ये हमें समझ में नहीं आया, ये आप बाद में फंसा रहे हैं फिर हमें। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था आपने, सीधा प्रीवियस ईयर का लिया था और सीधा कोई इंटरिम डिविडेंड था ही नहीं, और 3 लाख में 3 लाख प्लस कर दिया था और सीधा आंसर आ गया था। यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बता रहा हूं बेटा, उसका भी रीजन बता रहा हूं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इस डिविडेंड पेबल की वजह से तो नहीं है। अरे नहीं बेटा, डिविडेंड पेबल तो पिछले क्वेश्चन में भी था, डिविडेंड पेबल का कोई रोल ही नहीं है। डिविडेंड पेबल का रोल केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर समझा चुके हैं, तो सर यहां प्लस क्यों किया है। देखिए बेटा, यहां लिखा हुआ है कि प्रपोज डिविडेंड जो आपने पे किया है वो मान लीजिए 150 किया, जो भी किया है, और वो किसके ऊपर किया बेटा, इक्विटी शेयर के ऊपर। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे कंपनी के अंदर दो टाइप के शेयर इश्यू होते हैं, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ये इक्विटी शेयर है और ये प्रेफरेंस शेयर है। आप ये बताइए कि प्रेफरेंस शेयर को क्या बेनिफिट मिलता है, पता है क्या, ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। जितना भी प्रॉफिट होता है उसके अंदर पहले जो प्रेफरेंस मिलता है, मतलब डिविडेंड जो रिसीव करने का जो पहला राइट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है। बोले यस सर, बिल्कुल होता है। और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है कि नहीं मिलता, आप अगर इस बात से एग्री है तो बताइए मेरे को, पहले इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहिए कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना चाहिए, बताइए आप। प्रेफरेंस शेयर को। अरे सभी बच्चों को पता होना चाहिए बेटा कि जब भी डिविडेंड की बात आएगी सर तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में खुद ने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लिख ली है कि प्रपोज डिविडेंड जो हुआ है वो किसको दे दिया हमने, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया है। अरे आप खुद सोचिए बेटा कि अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको खुद को ही अंदर ही एक अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया होगा, या आप मान के चलिए। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है, कहीं लिखा हुआ तो बता दीजिए। हमें मान के चलना पड़ेगा कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर अपन डिविडेंड दे रहे हैं तो इसका मतलब 100% होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दिया होगा। इस वजह से यहां पर इक्विटी से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड भी ऐड होता है। बहुत बार आपको ऐसा लिखना पड़ेगा प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, और सेकंड पॉइंट लिखना पड़ेगा प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। मैं आपको दो अलग अलग लिख के बता देता हूं क्योंकि आपके लिए भी थोड़ा ठीक रहेगा। ये इंटरिम डिविडेंड लिख ही लिया है और ये प्रपोज डिविडेंड के दो पॉइंट लिखता हूं मैं। कैसे लिखेंगे सर, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर
एंड सेकंड पॉइंट और लिख रहा हूं बेटा, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ऑन प्रेफरेंस शेयर। अगर पहले आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना कि सर ये मेरे को दिक्कत है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ भी नहीं। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, अभी आपने मेरे को बताया था, कितना बताया था, वापस से बोल के बताइए, 150। अरे प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आ रहे हैं। सर आपने बोला था इसमें ऐड करना है, ऐड इसमें भी कर सकते हैं, इसमें अलग से भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए कैसे निकालना है। ये जो है बेटा प्रेफरेंस शेयर, ये कितने परसेंट वाले हैं? इस 10% वाले। इस 10% का मतलब है कि जब भी कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी तो कितने परसेंट देगी? तो 10% देगी। और मैंने आपको बताया जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा किसके ऊपर देना है बेटा? ओपनिंग के ऊपर देना है। बताइए ओपनिंग में हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने थे? सर 5 लाख थे। और 5 लाख का कितना निकालिए आप? 10%। कितना आएगा बताइए? सर 50,000। ये 50,000 मैंने कैसे निकाला है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूं कि जो 5 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर है वो भी कौन से? ओपनिंग वाले, एंडिंग वाले नहीं, ओपनिंग वाले। उसका कितने परसेंट? सर 10%। 10/100 इज इक्वल टू 50,000। अरे ये चीज आपको समझ में आई क्या? 5 लाख का 10% 50,000। ये मैंने यहां पर लिखा प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 50,000। इसमें मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आई होगी। अरे लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, या आपके पास अगर बुक है तो बुक में भी लिख लेना, लेकिन कैसा आया वो आपको पता होना चाहिए, बस यही बताना चाहता हूं। ऐसे आप ये सब कर सकते हैं, उसके बाद में फिर आप ये मना बोले कि बड़े क्वेश्चन करें तो बोले सर यही छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं करनी नहीं आती। अब मैं इसको हटा रहा हूं, 50,000 निकाल दिया है प्रेफरेंस शेयर का। और उसके बाद में इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया है हमने? वो भी 50,000 पे किया है। और ये जैसे ही मैंने पे कर दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ भी नहीं है। इन चारों की टोटल होती है बेटा, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे मैंने यहां पर, इन सबकी टोटल करनी होती है। और टोटल करने के बाद में हमें आउटर कॉलम में लिखना होता है 150 प्लस 50 2 लाख। अरे बोलिए बेटा। Yes, sir. Yes, 2 sir. lakh. 150 प्लस 50 2 लाख, 2 लाख प्लस 50 इज इक्वल टू 250। बहुत अच्छा। और 250 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख एंड 450. ये हमारा आंसर है। ये वो आंसर है जो उसकी आप कैलकुलेशन कर रहे थे। ये वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अरे ये सबसे पहले क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको? एक बार वापस से फॉर्मेट दिखाता हूं, कैश फ्लो का क्या दिखाता हूं, एक बार आपको फॉर्मेट दिखाता हूं। आप बार बार ये सोच रहे हैं कि सर इसको इतना क्यों बता रहे हैं। अरे शुरुआत भी कहां से होती है बेटा? यहीं से होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स। ये आइटम निकालने के लिए आपको पहले वो वर्किंग नोट जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वो करने पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं होगा आपसे। फिर अगर वो नहीं सीखा तो फिर बाद में समस्या 100% आनी है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आप चाहे तो घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैंने सारे नहीं करा पाऊंगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसे की ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एक और कर दे क्या? बहुत इजी है बेटा। अरे बोलो एक और करा दूं क्या? किसी को तकलीफ तो नहीं है? बोले इतने कितने कराओगे, सारे आज ही करा दोगे क्या? ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है। अरे ऐसा कोई सोचना मत यार, सारे आज कराएंगे कि नहीं कराएंगे, लेकिन एक टॉपिक तो कम से कम पूरा करवाएंगे कि भाई नेट प्रॉफिट तो कम से कम बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये तो कम से कम कैलकुलेट करके सीख के जाओ। उसके बाद में घर पे जाके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर दो, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्वेश्चन आया तो आपके सही हो जाएगा। इसको मैंने लेने का रीजन है बेटा, इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ जाएगा जो हमें चाहिए होता है। देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले वही चीज मिलेगी, और वो चीज मिलेगी आपको कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मिला क्या? अरे क्वेश्चन तो वही है जो हम पहले कर रहे थे, वही है क्या? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही है क्या क्वेश्चन हमारा जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है? तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, ये हमारा क्लास है ना कि रिकॉर्डेड वीडियो। क्लास का मतलब ये होता है कि सर जैसे पढ़ाते हैं स्कूल में वैसे के वैसे यहां पर भी पढ़ा रहे हैं, और वो का वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो कि वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो कि वो लिखने हमें भी अपनी कॉपी के अंदर। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? मेरे को लगता है अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा। इसकी शुरुआत होती है, वो होती है प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। अरे यहां से होती है क्या प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से? यस सर। हाँ, इस बार मैं किसी अलग बच्चे से पूछूंगा इस बार का फिगर यहां पर कितना आएगा, वो कौन बताएगा? मैं आपको बोल के बता रहा हूं, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो ओपनिंग वाला है वो है 2 लाख रुपीज, लेकिन जो 2 लाख रुपीज मेरे को जो दिख रहा है वो शायद माइनस में है बेटा। आप लोगों को भी शायद दिख रहा होगा, ये जो 2 लाख रुपीज है वो किस में है? माइनस में है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये 2 लाख ये ओपनिंग में है, और क्लोजिंग के अंदर जो है वो है 5,40,000। ये है 5,40,000। ये दो चीजें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको दिख भी गया होगा। अरे बिगिनिंग में तो है शायद लॉस 2 लाख और एंडिंग में है जो हमारे पास प्रॉफिट है 540 का। कोमल मेरे को बताएगी कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट लिखेंगे आप यहां पर, आपके हिसाब से कितना लिखना चाहिए बेटा? So 7,40,000. 1,40,000। वेरी गुड बेटा। अब ये किसी को समझ में नहीं आया तो पहले ये पूछे आप। 7,40,000 कोमल ने तो बता दिया और ये राइट आंसर है, ज्यादा घुमा के बताने की जरूरत नहीं है। कोमल ने बता दिया है, मतलब सही है। और इसको अगर गलत होता तो मैं कुछ डिस्कस भी करता, बाकी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कोमल ने इसका आंसर बताया। पहले किसी को पूछना है कि सर 740 कैसा आया, तो वो लोग पूछे। क्यों? क्योंकि बाद में समझ आएगी आपके। अभी तो आपने बोल दिया 740, लेकिन सर अभी तो आपने बोला था कि पहले 2 लाख के बाद में 5 लाख, तो डिफरेंस तो 3 लाख का आ रहा है। नहीं आ रहा है, पहले आपको लॉस है। मतलब मैं आपको ये बैलेंस बताता हूं, 2000 मान लीजिए जैसे 20 का, फिर ये 2021 का, यहां पर दे रखा माइनस में 2 लाख, देखना आप, और फिर हो गया 5,40,000। ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। अब सोचिए बेटा कि इस साल आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा, वो सोचना। हमने जो प्रॉफिट अर्न किया होगा, ओपनिंग में जो बैलेंस था माइनस का 2 लाख, इसको जीरो पे लाने के लिए, किस पे लाने के लिए? जीरो पे लाने के लिए, और आपने 2 लाख का प्रॉफिट अर्न किया होगा। बोले यस सर किया होगा, तभी तो जीरो हुआ। बैलेंस को खत्म भी तो किया है, पहले माइनस में। बोले हाँ सर माइनस में। जीरो होता ना तो आप बोल सकते हैं कि सर आपने केवल 5,40,000 का ही प्रॉफिट अर्न किया था। यहाँ बैलेंस जीरो नहीं है, यहाँ माइनस में 2 लाख है, मतलब इस माइनस के 2 लाख को भी आपने इस बार रिकवर किया। बोले ठीक है सर। प्लस 5,40,000 क्या किया आपने, और पता है क्या आपने? 5,40,000 का क्लोजिंग बैलेंस बताया है, तो मतलब इस जीरो से 540 पे पहुंचने के लिए आपने 5,40,000 का और प्रॉफिट कमाया है। तो मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर टोटल 7,40,000 का प्रॉफिट कमाया है, जो कि कोमल ने भी बताया है और मैंने भी मेरी स्क्रीन पे लिख लिया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कि नहीं सर मेरे को अभी भी दिक्कत है, 740 मेरे को समझ में नहीं आया। बोलिए, किसी को भी कोई दिक्कत? No, sir. चलते हैं आगे, चलते हैं। पॉइंट लिखे आगे। सबसे पहले देखो प्रपोज डिविडेंड के 2 पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट प्रपोज डिविडेंड का लिखा हुआ, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और वो है बेटा 3,15,000। और एक दे रखा हमें प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और वो दे रखा 2,10,000। आप मेरे को बताइए इसमें से आप कौन सा प्रपोज डिविडेंड लेना चाहेंगे? 2,10,000, sir. कौन सा? 2,10,000, sir. वेरी गुड। ऐड होगा इसके अंदर प्रपोज डिविडेंड, बहुत अच्छा, प्रपोज डिविडेंड, और प्रपोज डिविडेंड जो ऐड होगा और वो होगा 2,10,000 का। बोले यस सर। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बोल सकता है अरे हमेशा प्रीवियस ईयर का। बोले ठीक है सर। फिर लिखा हुआ बेटा ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा सर। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कितना ट्रांसफर किया? सीधा फिगर लिखा हुआ, कोई डिफरेंस देखने की भी जरूरत नहीं, 150 है। बोले यस सर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ही चाहिए था बेटा आपको, ओके पेड चाहिए था? मेड चाहिए था। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और मेड कितना है? और वो है हमारा 2,30,000। इसके अलावा कोई पॉइंट भी नहीं है, इनको करिए ऐड और बाहर लिखिए बेटा 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। मैंने इसकी टोटल की 2 + 1 + 2, तो ये तो हो गया बेटा 5 लाख।
5 लाख प्लस इनकी टोटल हो रही है 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 30 90, मतलब मेरे हिसाब से इसकी टोटल जो हो रही है वो हो रही है 5,90,000। अरे हो रही है क्या, यही हो रही है क्या? अरे गलत हो तो आप बता देना यार। Yes, sir. 520 हो रही है. इतना क्या टोटल मेरे को आती नहीं है, तो आप मेरे को बताते रहना क्योंकि गलत भी हो सकता है। ये 0, फिर वापस से 0, फिर 0, फिर 0, 9 प्लस 4 13 एंड 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 8 प्लस 5 13। कितना हो रहा है बेटा? 13,30,000। Yes, sir. कितना हो रहा है बेटा? 13,30,000. तो इसका आंसर आएगा 13,30,000। और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अरे ये क्वेश्चन कराने का तरीका सही है क्या? क्वेश्चन करवाने का तरीका तो सही है, मतलब आपको जो दिखाने का जो तरीका है ये सही है कि गलत है, ताकि मैं आगे भी बड़े बड़े भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं ऐसे स्क्रीन पे क्वेश्चन लाऊंगा। आप बोलो कि नहीं सर ऐसे नहीं लाना, आप तो हमें बोल दिया करो, हम क्वेश्चन घर से लिख के आ जाएंगे या फिर हम क्वेश्चन बुक में से देख लेंगे, तो वैसा भी कर सकते हैं अपन। लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं आपको एक स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसी के आसपास मैं उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, ताकि दिखेगा नहीं दिखे लेकिन एक थोड़ा सा ठीक रहता मेरे लिए, मेरे को बार बार बुक में आपसे पूछना ना पड़े, मेरे को फटाफट से पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, ओपनिंग का कितना था, क्लोजिंग का कितना था। अरे ये 1330 में कोई दिक्कत है क्या? No, sir. इस टाइप से ही क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा बड़ा ले रखा है, 2 पेज का था, मैंने इसको थोड़ा सा देखो क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, टाइम तो कम बचा लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं फटाफट से। क्या क्वेश्चन क्या करना चाहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 19 है ये। इसमें लिखा हुआ कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द मैट्रिक्स लिमिटेड। अरे क्या करना है? क्वेश्चन तो वही है क्या? कि क्वेश्चन में कोई चेंज है? अरे अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही है क्या? सारे सारे बच्चे लेफ्ट कैसे हो रहे हैं? कौन कौन लेफ्ट हुए? 3-4 बच्चे लेफ्ट हुए यार, 2 बच्चे लेफ्ट हुए, सॉरी 2 यहां से कुछ। अरे नहीं पता चल रहा है क्या बेटा? हेलो, यस सर, आवाज आ Yes, रही है। sir. आ रही है आवाज? तो चलिए अब देखिए, हमें जो कहा गया वो बोला कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वही निकालना है बेटा। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बड़ा चढ़ा के दे दिया। अब बच्चे बोले सर ये कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। बताइए बेटा, इतने बड़े से अपन को कोई मतलब है क्या? ये लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये कौन सी साइड है बेटा? असेट साइड है। और ये क्या दे रखे हैं? नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं। अब आपको मैंने क्या बता रखा है, अगर मान लीजिए मेरे को इस क्वेश्चन को करना होता है तो बताइए मैं कहां से करता हूं? प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से करता हूं कि नहीं करता हूं? बोलिए आप। अरे ये क्वेश्चन मैं प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से करता हूं कि नहीं करता हूं? Yes, sir. और प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट हमें कहां मिलता है? क्या इक्विटी में ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना है बेटा? ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ढूंढना है। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए क्या दे रखा है? नोट्स अकाउंट नंबर दे दिया है। आप नोट्स अकाउंट में जाइए सेकंड वाले में, बोले हाँ सर इसमें दे रखा है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां दे रखा है कुछ 1,10,000 और यहां दे रखा 170। क्या ऐसे आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा। कितना डिफरेंस है बोलो? 60,000 का। 60,000. 60,000 यहां पर प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट आ जाएगा। फिर आपको कितनी चाहिए? प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए, प्रपोज डिविडेंड चाहिए, और क्या चाहिए? इंटरिम डिविडेंड चाहिए, और क्या चाहिए? ट्रांसफर टू रिजर्व चाहिए। अरे बैलेंस शीट भले कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब है क्या? अरे सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आएगा? Yes, sir. सबसे पहले आप देखिए कि बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आएगा। देखो ये दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाना आपको। कहां जाना है? तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये थर्ड वाला देखिए आप। इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी नोट्स अकाउंट दे रखा 3, तो नोट्स अकाउंट नंबर 3 में आया, ये आया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें दे रखा बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रोविजन फॉर टैक्स बिगिनिंग का, ये एंडिंग का। मैंने बोला था इसके लिए छोटा सा क्या बना दीजिए, लेजर बना दीजिए। बोले हाँ सर, बोला था आपने, मैं बनाता हूं। बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन फिर भी बना देते हैं। ये है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स का जब हम लेजर बनाते हैं तो आप बताइए
ये 1 लाख रुपीज जो होते हैं, क्या वो अपन ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कि नहीं लिखते बेटा? और फिर लिखते हैं इधर Yes, sir. सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना लिखेंगे? 1,50,000। अब बताइए बेटा कि जब भी हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के रिलेटेड नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन केवल और केवल किसके रिलेटेड है? प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड, बाकी कोई नहीं है। तो बताइए क्या करते थे हम? इसको तो क्या करते थे? पे करते थे। अरे बोलिए बेटा। Yes, sir. और इसी को हम क्या करते थे बेटा? बाय पीएनएल, मतलब ये होता था मेड। और फिर मैंने आपको जब वहां पर बताया था, ये तो कहां जाता है बेटा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। कौन सी एक्टिविटीज के अंदर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेक्स्ट आइटम में ऐड करना है। और ये टू बैंक वाला होता है, ये कहां होता है? ये जो लेस होता है टैक्स पेड, ये लेस टैक्स पेड में से ये फिगर माइनस होता है। बताइए यहां पर कौन सा आने वाला है? बोलिए। अरे प्रोविजन फॉर टैक्स 150 आने वाला है क्या? शायद बच्चे, अरे सुन पा रही है कि आप लोग? आवाज यार Yes, sir. नहीं समझ में आया तो भी बोलना कि सर 150 कैसा है, एक बार वापस से बताइए। मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ट्रीटमेंट बता दिया है। बोले यस सर। आगे चलते हैं। उसके बाद में सेकंड ट्रीटमेंट बताता हूं बेटा, प्रपोज डिविडेंड का। ये प्रपोज डिविडेंड सीधा नीचे आपको इंफॉर्मेशन में दे रखा है, आप खुद ही बच्चे बोल के बता देंगे। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 20, ये क्या है? एंडिंग का है, और ये बिगिनिंग का है। 20 वाला लेना पड़ेगा। अरे 160 लोगों की Yes, sir. बोलो। 80,000. बहुत अच्छा बेटा। 80 वाला लेके तो ये आ गया 80,000, ये प्रपोज डिविडेंड आ गया बेटा 80,000। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अरे दो चीजें हो गई क्या? Yes, sir. प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, इन प्रपोज डिविडेंड हो गया सर। और क्या आता है? अरे और आता है बेटा, एक तो जर्नल रिजर्व, मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व आता है। क्या आता है बेटा? ट्रांसफर। एक तो इंटीम डिविडेंड आता है। पहले तो इंटीम डिविडेंड के लिए पॉइंट देखते हैं, कोई नीचे पॉइंट है क्या? अरे बैलेंस शीट में इंटीम डिविडेंड को नहीं ढूंढना है, सीधा बैलेंस शीट के नीचे आ रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा है बेटा कहीं पे भी पॉइंट है, मतलब इंटीम डिविडेंड कुछ भी नहीं है, जीरो है। उसके बाद में सर ट्रांसफर टू रिजर्व, अरे मैंने बताया था रिजर्व है सरप्लस में आ जाना। उसके अंदर ये तो चीज हम ले चुके हैं, लेकिन ये दो चीजें नहीं ली है। एक तो जनरल रिजर्व, बिगिनिंग में कितना है? बिगिनिंग में ऐसे 210, और बाद में कितना हो गया? 275। बताइए 65 से क्या ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ जर्नलिज्म में? अरे बोलिए। हुआ, sir. वापस से बता देता हूं। अरे बिगिनिंग में तो कितना था? 210 था, और बाद में हो गया है 275। क्या हुआ होगा? जर्नलिज्म इंक्रीज कैसे हुआ होगा? प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट होगा जो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा, और कितने से हुआ होगा? तो 65 से हुआ होगा। सेकंड आपको दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अरे दिख रहा है क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में था पहले तो 2 लाख। पहले तो कितना था? मैं बोल के भी बोल रहा हूं बेटा, आपको बता रहा हूं अगर नहीं दिख रहा तो। बिगिनिंग में तो 2 लाख है, और एंडिंग में 250 है। क्या 50,000 से इसमें भी ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ है सर। तो आप अलग अलग लिख लेना, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व एंड ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दो अलग अलग मैंने लिख लिए। तो मैंने इसको मिक्स करके यहां पर लिखना है। 65 प्लस 50 इज इक्वल टू, अरे 65 प्लस 50 इज इक्वल टू, कुछ बोल ही नहीं रहे कुछ बच्चे। पता तो चल रहा है क्या यार कि नहीं चल रहा है? Yes, sir. पता चल रहा है सर। देख लो बेटा इसका टोटल कितना आ रहा है फटाफट से। 150 प्लस 80 230, और 230 प्लस 1 लाख 330, एंड 330 के बाद में 15 345, 3 लाख एंड 45,000। 345 प्लस 60 इज इक्वल टू, अरे 4 लाख एंड 5,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब पहले मैं तो खत्म कर रहा हूं मेरी क्लास को, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं अपनी दूसरी क्लास के लिए। मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज जो मैंने क्वेश्चन करवाया, क्या इससे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्वेश्चन भले कितना ही बड़ा दे छोटा दे, आप कर लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये Yes, क्वेश्चन बड़े sir. दिखते हैं, खाली आंसर में कोई फर्क नहीं है, वही तरीका हमने जो सिखा रखा है। कोई भी क्वेश्चन करो आप अपने घर पे जाके। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं बेटा, हम कल निकालना सीखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। थैंक यू। थैंक यू बेटा।